हम बात कर रहे हैं एल्गोरिथम की एनालिसिस और ऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ की। जब आप कोई एल्गोरिथम लिखते हैं, आपका दोस्त भी एक एल्गोरिथम लिखता है। दोनों एल्गोरिथम में आप कैसे बताएंगे कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा है, किसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। एक एल्गोरिथम फाइनाइट सेट है इंस्ट्रक्शन का। कोई भी प्रॉब्लम आपको दी गई है, उसको सॉल्व करने के लिए जो आप प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फाइनाइट सेट होना चाहिए। उस कंप्यूटेशन को करके आप कोई सोल्यूशन लेके आते हैं, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम की बहुत सारी डेफिनेशन है, मैंने एक ऐसे एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे बताया है। इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन भी है। उस डेफिनेशन में जिसके इनपुट के बारे में बात की जाती है, कुछ इनपुट हो, कुछ आउटपुट हो, और जो इंस्ट्रक्शंस हो वो कंप्लीट हो, फाइनाइट हो, ये सारी चीज उसमें आती है। हमारा जो मेन एम है वो एनालिसिस है एल्गोरिथम का। क्या क्यों हम एनालिसिस करते हैं एल्गोरिथम की? हमारा मेन एम ये है कि हम चाहते हैं कि दो एल्गोरिथम्स या नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स, दो तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके और आपके दोस्त की, लेकिन बहुत सारे एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। अब आपके पास सामने बहुत सारे एल्गोरिथम, आप उनमें से एक चूज करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे सबको चला के कि रनिंग टाइम किसमें ज्यादा हो रहा है। अब चलाने का कोई तरीका तो है नहीं, उसको तो प्रोग्राम बना के चला पाएंगे। तो कैसे करेंगे आप? आपको ये देखना है कि अगर ये एल्गोरिथम रन करेगा तो ये मेमोरी कितनी लेने वाला है, ये प्रोग्रामर का एफर्ट कितना लेने वाला है, ये टाइम कितना लेने वाला है, ये समय कितने लेने वाला है, ये मेमोरी में कितनी कितनी जगह लेगा, कहाँ कहाँ जगह लेगा, ये मेमोरी क्या थोड़ी लेगा, ज्यादा लेगा, मॉडरेट लेगा, क्या इसकी मेमोरी कम नंबर्स के लिए कम होती है और ज्यादा नंबर्स के लिए भी कम होती है, क्या इसका जो रनिंग टाइम है वो इतना कम वैल्यूज के लिए ज्यादा होता है, ज्यादा वैल्यू के लिए कम होता है, क्या ऐसा हो सकता है? इन सबको जवाब देंगे हम आज। रनिंग टाइम एनालिसिस ये क्या होता है? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या साइज के साथ, साइज मतलब ये होता है नंबर ऑफ इनपुट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके चाहता हूँ, आपके पास कुछ नंबर है, ये नंबर है, इनको आपको सॉर्ट करना है। ये 4 नंबर है, चलिए आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाया, सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक ही टाइम दे रहे हैं। मैंने 40 कर दिया, इसको सारे एक जैसा टाइम देने लगे। 400 कर दिया, सारे एक जैसा टाइम देने लगे। अब मैंने 4000 किया, अब आप डिफरेंस देखने लगेंगे। अब मैंने इसको 4 × 10⁻10 कर दिया। अब आपको पता चलेगा कि लॉग एन बढ़िया है या एन क्यूब बढ़िया है, इससे पता चलेगा आपको, वही हम देखने वाले हैं। तो हम एक सर्च करना चाहते हैं ऑर्डरिंग लिस्ट में। एग्जांपल की बात करें, अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसका डेफिनेट ऑर्डर है, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे अल्फाबेटिकल हो, अगर आपको कोई एक नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? ये लिस्ट है, इसमें एक एक करके चेक करेंगे और जो मिलेगा उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तरीका ये होता है, ये एक तरीका है सिंपल। आप जाएंगे, लीनियर सर्च है, एक एल्गोरिथम में आपको लीनियर सर्च करता है। आप क्या करेंगे? इन वैल्यूज पे जाएंगे, एक एक करके हर एक बार इंक्रीमेंट करेंगे, A1 पे जाएंगे, फिर इंक्रीमेंट कर देंगे, A2 को चेक करेंगे, और जब आपको लोकेशन मिल जाएगी आप बोलेंगे हमें मिल गया लोकेशन, और इसे रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज आप कहेंगे कि हमें ये वैल्यू मिली ही नहीं, वी वर नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू। अब आइए बाइनरी सर्च पे। इसमें मुद्दा वही है, इसमें प्रॉब्लम वही है कि आपके पास नंबर्स दिए हैं, आपको इसमें वो फाइंड करना है जो नंबर आपने दिया, वो मुझे सर्च करना है, वो नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे? तकनीक दूसरी है। लीनियर सर्च में एक एक करके चेक किया, अब बाइनरी सर्च करेंगे। क्या करेंगे? मिड पे जाएंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पर ये वैल्यू है कि नहीं हमारी जो हम चाहते थे। नहीं मिली, अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिली, अगर ये जो नंबर चेक कर रहे हैं और जो नंबर हमारे पास है और जो नंबर यहाँ पर एरे में है या किसी लिस्ट में है, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? अगर हमारा वाला छोटा है तो हम यहाँ चेक करेंगे, हमारा वाला बड़ा है तो हम यहाँ चेक करेंगे इस नंबर से। तो हम यहाँ चले जाएंगे, चलिए छोटा है, यहाँ चले जाएंगे, बड़ा है दाईं तरफ चले जाएंगे, फिर आधा करेंगे। अब क्या करेंगे? फिर मिड पे चेक करेंगे। अब ये लिस्ट तो हम छोड़ ही देंगे, हम फिर बीच में चले जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर बीच में चले जाएंगे, अगर छोटा है बड़ा है, ऐसे करते 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 हम उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे, या तो हमें नंबर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जो पिछला सर्च था और ये सर्च, इसमें अंतर है। इसमें अंतर ये है कि आपकी नंबर ऑफ सर्चिंग, कितने बार आपने किन किन वैल्यू से चेक किया, वो यहाँ पर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया है, यानी कि पिछले से ज्यादा अच्छा है। ये मैं बताना चाहता हूँ, इसे ही हम एल्गोरिथम एनालिसिस कह रहे हैं। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं? मिडिल पॉइंट निकालते हैं। मिडिल पॉइंट निकालने के बाद हम चेक करते हैं मिडिल पे है कि नहीं, नहीं तो अगर छोटा है बड़ा है उस हिसाब से दाएं या बाएं तरफ जाते हैं। ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया, और उसके बाद हम दाएं बाएं जाते जाते बार बार यही करते रहेंगे, मिड में जाते रहेंगे और मिड में चेक करते रहेंगे, और अगर हमें वैल्यू मिल जाती है मिड में तो रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम बोलेंगे वैल्यू नहीं। कितने आपने इटरेशंस किए बाइनरी सर्च में? मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाइनरी सर्च एफिशिएंट है। मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे नंबर्स डालेंगे, नंबर्स वेरीफाई करेंगे, अपना सर्च करेंगे, बाइनरी सर्च आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरे पास रीजन क्या है, रीजनिंग क्या है? एन एलिमेंट्स है। बाइनरी सर्च लॉग एन टाइम लेता है, लॉग n/2। लीनियर सर्च n टाइम लेता है। क्यों?
क्योंकि जब n नंबर्स हैं, n बार चेक करना पड़ेगा हर मेंबर से, और यहाँ पर क्या है, हर बार आधा कर दीजिए इसको, x है x/2 कर दीजिए, x/4 कर दीजिए, x टू द पावर n कर दीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, या x/2n, ये मान लीजिए k, दोनों साइड लॉग लीजिए, आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वही log 2n, ऐसे निकालते हैं इसको। लेंथ कितना है 10। लीनियर सर्च बाइनरी सर्च अभी ठीक ठाक है, चलिए दोनों का टाइम कंपेरेबल है। 10,000 पे आई है। बाइनरी सर्च आपको कितना समय दे रहा है 12, ये कितना समय दे रहा है, ये नंबर ऑफ इटरेशंस है, कितने बार ये लूप चलेगा। जितने बार लूप चलेगा उतनी गंभीरता बढ़ेगी, जितना कम लूप चलेगा उतनी गंभीरता कम हो जाएगी। गंभीरता से मेरा तात्पर्य है कि आपकी रनिंग टाइम 10,000 के लिए केवल 12 इटरेशन होंगे, 12 बार लूप चलेगा। यहाँ पर 10,000 के लिए 5,000 बार चलेगा कम से कम। नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस पर इटरेशन, यानी बाइनरी सर्च डज मोर कंप्यूटेशन देन लीनियर सर्च पर इटरेशन। हर एक कंप्यूटेशन में, हर एक इटरेशन यानी जब एक बार लूप चलेगा तो कंप्यूटेशन जो है बाइनरी सर्च ज्यादा करता है, लेकिन जो नंबर ऑफ कंपोनेंट कम है लीनियर सर्च बहुत बढ़िया है। मैंने आपको बताया था 20, ये नंबर तो हम सर्च कभी करते ही नहीं है, ये होता है एकेडमिक्स में जब हम सीख रहे होते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल लाइफ के प्रॉब्लम में कंपोनेंट्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, इसलिए बाइनरी सर्च बहुत बेहतर है, फास्टर है। तो शुरुआत हमने कहां से की थी, एनालिसिस कर रहे हैं एल्गोरिथम की, तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे। पहले हम कंपेयर करेंगे एग्जीक्यूशन टाइम। अगर एग्जीक्यूशन टाइम लेंगे तो कोई कंप्यूटर मान लीजिए i7 है आपके पास, किसी के पास बेचारे के पास एटम प्रोसेसर है, i7 एटम, कितना अंतर है दोनों में, ये हमेशा कम टाइम लेगा, ये हमेशा ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस, प्रोसेसर प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग के परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर है, तो ये नहीं ले पाएंगे हम, सॉरी। लेकिन अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ले लें, कितने स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं तो अच्छा प्रोग्रामर हूं, मैं तो 4 लाइन में लिख दूंगा, आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं, आप 10 लाइन में लिखेंगे, कोई और अच्छा मेरे से प्रोग्रामर है वो 2 लाइन में लिख देगा, नहीं, ये भी नहीं ले पाएंगे, इंडिविजुअल प्रोग्रामर के ऊपर है। तो देखिए एल्गोरिथम इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने बार नंबर ऑफ लूप चल रहे हैं, कंप्यूटेशन हो रहे हैं, कितने बार हम किसी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी कि हम अगर रनिंग टाइम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज करें, यानी कि हमारे पास 2 एल्गोरिथम है जिसमें fn और gn हम उनको मानते हैं रनिंग टाइम है, तो हमें एक फंक्शन का रफ आइडिया, फंक्शन की ग्रोइंग का रफ आइडिया होगा कि कौन ज्यादा तेज बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास तो हमें पता है n और n स्क्वायर, ये दोनों ले लीजिए, n में 2 डालिए, n स्क्वायर n में 2 डालिए तो ये n देगा 2, n में 2 डालिए तो ये देगा 4, n में 10 डाल के देखिए, यहाँ 10 डाल के देखिए 100 हो जाएगा, तो n स्क्वायर अच्छा नहीं है, n अच्छा है, तो हम इनके रनिंग टाइम इनके n स्क्वायर n क्यूब के हिसाब से ले लेंगे। तो अब ये मशीन टाइम, प्रोग्रामिंग स्टाइल दोनों की जरूरत नहीं है हमें, हम केवल और केवल कुछ फंक्शन के हिसाब से एल्गोरिथम की रनिंग टाइम को, उस फंक्शन जो फंक्शन को फॉलो कर रहा है वो जैसा ग्रो कर रहा है नंबर ऑफ इनपुट से, वो सबसे बेहतर तरीका होगा। हम क्या करेंगे, हर एक स्टेटमेंट के साथ एक कॉस्ट दे देंगे, हमें पता है कैसे कॉस्ट देना है, और फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे, सारे जो इंस्ट्रक्शन है उनकी कॉस्ट लेके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद रनिंग टाइम को साइज के रिस्पेक्ट में, साइज के फंक्शन के हिसाब से हम रख देंगे। जैसे मान लीजिए ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक एरे है, इंडेक्स है, उसमें 0 हमने रख दिया, एरे 0 पे यानी 0 इंडेक्स पे, यहाँ पर हमने 0 रख दिया, इसमें भी हमने 0 रख दिया, तो उसके लिए हमें कुछ कांस्टेंट टाइम दे देंगे। फंक्शन एक आई फॉर का लूप चल रहा है, इसको हम C2 दे देंगे, इसको हम कोई C1 C2 इस तरीके से दे देंगे, सबको C1 C2 दे देंगे। कॉस्ट कैसे करेंगे, सबको जोड़ देंगे, C1 + C2 + ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक। अब जब इनको कॉस्ट को जोड़ेंगे हम देखेंगे कि ये तो n बार चल रहा है ना, ये फॉर कितने बार चल रहा है, 0 से n, ये तो एक ही बार हो रहा है तो कांस्टेंट टाइम, ये n बार चल रहा है तो इसको C2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए C2 को n से मल्टीप्लाई किया गया है, n+1, क्योंकि 0 से n तक चल रहा है तो n+1 हो जाएगा, तो n+1 को C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। इसी तरीके से जब लूप के अंदर कोई चीज चल रही है वो भी n बार चलेगी, ऐसे हम कॉस्ट देंगे इसको। तो कॉस्ट कैसी हो गई, अगर मैं इसको लूँ तो ये सम इक्वल टू 0 है तो C1 कॉस्ट हो गया, ये कितने बार चलेगा n टाइम्स C2 कॉस्ट दिया, तो C2 अगर कॉस्ट है तो ये कितने बार चल रहा है, n+1 टाइम्स, जैसे बताया 0 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू होता तो नहीं देते आप। अंदर वाला लूप देखिए,
ये कितने बार चल रहा है, ये n बार चलेगा, लेकिन क्योंकि ये इसके अंदर है, इस लूप के अंदर है, ये फॉर लूप इस बाहर वाले लूप के अंदर है, तो ये अपना आप तो n+1 बार चलेगा, लेकिन क्योंकि बाहर भी n है तो ये n × n+1 बार चलेगा। C2 कॉस दे दिया। ये कितने बार चलेगा, क्योंकि ये इन दोनों लूप के अंदर है, तो जितने बार ये अंदर वाला लूप चलेगा उतने बार ही ये चलेगा, तो कितना हो गया C3 n+1। हम n+1 n इनमें कोई अंतर भेद नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही ऑर्डर ऑफ n है। आपको समझ में आ गया कैसे हम कंप्यूट कर रहे हैं रनिंग टाइम को। आप एक एग्जांपल लेंगे, लेट अस कंपेयर फंक्शन यूजिंग रेट ऑफ ग्रोथ। अगर हम कुछ एलिफेंट या गोल्ड फिश ले रहे हैं तो क्या करेंगे, कॉस्ट कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ एलिफेंट और कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश। कॉस्ट ऑफ एलिफेंट क्या होगा, मान लीजिए एलिफेंट आता है आपका 1 लाख रुपए में, बहुत कम अमाउंट लगा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख। कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश है 10 रुपये। क्या आप 10 रुपये को 1 लाख से कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 10 को छोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश को छोड़ देंगे, तो हम कॉस्ट को अप्रोक्सीमेट करेंगे कॉस्ट ऑफ एलिमेंट से। तो अगर आपके पास इस तरीके से एक फंक्शन आता है n⁴ n² n और यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश है किसके सामने, n⁴ के सामने, तो n⁴ हम कहेंगे, इस पूरे फंक्शन का हम रेट ऑफ ग्रोथ n⁴ लेंगे। आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे लिया, इसलिए क्योंकि ये n4 के सामने बाकी बोने हैं, यानी इनका ग्रोथ इसके सामने कुछ भी नहीं है, हम n⁴ लेंगे। फिर अब हमने जब रेट ऑफ ग्रोथ को हमने लिया तो अब इसकी हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे। एसिम्प्टोटिक क्या है, एसिम्प्टोटिक मतलब ये है कि वी यूज द रेट ऑफ ग्रोथ एज अ मेजर टू कंपेयर डिफरेंट फंक्शन, दैट इज दिस इंप्लाइज कंपेयरिंग देम एसिम्प्टोटिकली। जो रेट ऑफ ग्रोथ है, अगर रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से हम दो फंक्शन को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि हम इनकी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कर रहे हैं। अगर fx फास्टर है gx से, तो fx gx से ज्यादा है तो हमेशा fx gx के ऊपर रहेगा, तो fx gx को लिमिट कर रहा है, तो fx इज एसिम्प्टोटिकली इंक्रीजिंग देन gx, तो ये एसिम्प्टोटिक बाउंड हो गया gx का, क्योंकि gx हमेशा इसके नीचे रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, एक वेबसाइट आप डिजाइन कर रहे हैं यूजर के डेटा का प्रोसेस करने के लिए। एक प्रोग्राम है जो 30n+8 माइक्रोसेकंड लेता है n रिकॉर्ड के लिए, दूसरा प्रोग्राम है n² + 1 माइक्रोसेकंड लेता है n रिकॉर्ड के लिए। किसको लेंगे आप जानते हैं दोनों में, पहले तो कांस्टेंट को तो भूल ही जाइएगा, इसको तो हमें सोचना ही है, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, अब केवल n को लीजिए यहाँ पर, और इसका n² को लीजिए। कौन सा बड़ा है, आपको मैंने समझाया था अभी, n² बड़ा है हमेशा, तो हम 30n+8 लेंगे, n² को हम नहीं लेंगे। कैसे ऑर्डर हम देखते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, एसिम्प्टोटिक ग्रोथ कैसे है। 30n+8 को की लाइन बना लीजिए, n और वैल्यू ऑफ फंक्शन, n डालिए, 30n+8 की वैल्यू निकालिए, यहाँ लिखिए, n डालिए, अलग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, एक लाइन बन जाएगी ऐसी, ठीक है। ये एक ग्राफ है, इस तरीके से हमने ग्राफ बना दिया। अब ये एक और ग्राफ है, ये किसका है, दूसरे वाले का, n² + 1 का। अब आप देखिए, यहां जब कम वैल्यूज थी तो ये नीचे था, ये ऊपर था, लेकिन इस पॉइंट के बाद में ये ऊपर जा रहा है, ये कम है, यानी कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे तो 30n+8 n² + 1 से हमेशा नीचे रहेगा, 30n+8 बेटर परफॉर्म करेगा, इसलिए हम इस वैल्यू के आगे हम बोलेंगे कि वी विल टेक 30n+8। तो 30n+8 ऑर्डर इसकी n है, जैसे मैंने बताया ऑर्डर n है, हम 30 और 8 को छोड़ देंगे, रफली प्रोपोर्शनल टू n है, n² का ग्रोथ n² है, हम 1 छोड़ देंगे, n² है। ऑर्डर ऑफ n² हमेशा स्लो रहेगा n से, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू डाल के देख लीजिए आप, ऑर्डर ऑफ n² विल ग्रो फास्टर देन ऑर्डर ऑफ n फंक्शन। इसका मतलब ये है कि n² ग्रो तो फास्टर कर रहा है, इसीलिए फास्टर ग्रो तो कर रहा है, लेकिन इसके सामने ये स्लो है। मैं कह रहा हूं कि जल्दी जैसे n की वैल्यू डालते रहेंगे n² तेजी से बढ़ेगा, लेकिन हमको तो वो टाइम जो वो बढ़ा रहा है उसी से तो प्रॉब्लम है, इसलिए हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ n² एल्गोरिथम इज स्लोअर, समय ज्यादा ले रहा है ऑर्डर ऑफ n से। तो अगर आप ये लिखते हैं तो हम इसको कहेंगे n⁴, इसको लिखेंगे n³, मैं सारे कांस्टेंट हटा दे रहा हूँ, और जो गोल्ड फिश है, जो छोटे खिलाड़ी हैं, इन सबको हटा दे रहा हूँ। अच्छा, अगर 10 आ गया केवल तो ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम, 1 2 7 3 अगर एक नंबर आ गया तो कांस्टेंट टाइम कहेंगे इसे। बिग ओ का विजुअलाइजेशन करेंगे,
बिग ओ। बिग ओ देखिए इसमें बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, फिर स्मॉल ओमेगा, स्मॉल थीटा, इस तरीके से चलता है। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। हम लेंगे केवल बिग ओ, क्योंकि बिग ओ हमें वर्स्ट टाइम बताता है। हमें दूसरे को बताना है कि देखिए अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस हो, अगर खराब से खराब सिचुएशन हो, तो भी ये वाली परफॉर्मेंस देगा। ऑर्डर ऑफ एन ये सारे, अब इनको कैसे करना है, कांस्टेंट हटा दीजिए, जो बचता है उसको ले लीजिए। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सबसे हाईएस्ट लेके बाकी सब हटा दीजिए ऑन स्क्वायर। इसमें सारे कांस्टेंट वैल्यू है ऑर्डर ऑफ एन में। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में देखिएगा एन लॉग एन हाईएस्ट है, तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग। कंप्यूटिंग, हाउ टू कंप्यूट द रनिंग टाइम। आपको याद होगा कि हमने कैसे कंप्यूट किया था। हर एक इंस्ट्रक्शन को एक कांस्टेंट दे दिया था, और क्योंकि फॉर का लूप है, C2 कांस्टेंट दिया, क्योंकि हमें पता है n बार चलेगा, तो हमने C2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सबको जोड़ दिया। सारों को जोड़ के हमें ये वैल्यू मिली। इसीलिए हम ये जान रहे हैं कांस्टेंट को तो हम देखेंगे भी नहीं, इन सब हटा दीजिए, आपको n मिल रहा है ऑर्डर ऑफ n। अब जो पहले हमने देखा था, इसमें हमने कांस्टेंट दिया था। हम जानते हैं कि हमने किस तरीके से इसका कॉस्ट निकाला था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें n स्क्वायर मिल रहा है हमें। सबसे बड़ा n स्क्वायर है, बाकी सबको छोड़ दीजिए, n स्क्वायर ले लीजिए, n स्क्वायर ले लीजिए बस। तो रनिंग टाइम अलग अलग स्टेटमेंट्स के अगर आपको लेने हैं, तो वाइल लूप देखिएगा, ये वाइल लूप है। वाइल लूप कुछ इस तरीके से चलता है कि ये एट मोस्ट gn टाइम्स अराउंड fn। फॉर लूप में यह है कि बार बार ये इटरेशन करता है, तो ऑर्डर इसका भी इसी तरीके से ऑर्डर निकाला जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में इन सबको जोड़ देते हैं, और जब हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं तो जो भी चाहे fn हो चाहे gn है उसका, ये अगर ये fn ले रहा है और gn ले रहा है तो इसका मैक्सिमम ले लेंगे। जैसे ये n स्क्वायर ले रहा है, ये n ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर ले लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप में ये n ले रहा है, ये n ले रहा है, n ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल, तो n इंटू n कितना हो गया, n क्यूब। इसमें भी ऐसे करेंगे, वाइल लूप में ये n ले रहा है, ये n स्क्वायर ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, n इंटू n स्क्वायर n क्यूब। तो अगर वाइल लूप है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, जितने भी अलग अलग कंडीशन है, जो भी स्टेटमेंट आने वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर में भी ऐसे करना है, इफ स्टेटमेंट में मैक्सिमम ले लेना है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में सबको जोड़ देना है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये देखिए एक वाइल का लूप है i लेस देन n, x इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये ऑर्डर ऑफ 1 जा रहा है, ये ऑर्डर ऑफ n है। क्यों, क्योंकि जितने बार आप ये लूप चलेगा उतने बार ये चलेगा, क्योंकि यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर, ये केवल एक ये फंक्शन ऑपरेटर है, मिस्ट्री x कोई फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप केवल असाइनमेंट करते हैं। यहाँ पर i प्लस प्लस केवल i प्लस प्लस 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 4 होगा। इसीलिए जो बॉडी ऑफ लूप है वो ऑर्डर ऑफ n है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये n टाइम चल रहा है, ये लाइन। हम इसके लिए वरीड क्यों नहीं है, x इज इक्वल टू x प्लस वाई, जैसे 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 या y इज इक्वल टू x, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये i प्लस प्लस, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब यहाँ की बात आ रही है कि जब आप ये फंक्शन चला रहे हैं, तभी ऑर्डर ऑफ n यहाँ पर देंगे। बाकी कॉन्स्टेंट टाइम दे दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वाइल n तक चल रहा है, अंदर n है, ये n है, ये भी n है। अब मैंने आपको बताया था वाइल लूप में क्या करते हैं, n इंटू n, तो n इंटू n दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये देखिएगा, ये ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा है, ये वाला इफ एल्स में, ये ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा है। मैंने आपको बताया था क्या करना है इसमें, इफ एल्स में मैक्सिमम ले लेना। ये ऑर्डर ऑफ n लेता है, ऑर्डर ऑफ 1 है, कौन सा मैक्सिमम है, ऑर्डर ऑफ n, ये ले लीजिए, ऑर्डर ऑफ n रहेगा। तो ये मैंने आपको थोड़ी बात बताई, किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम को, और किस तरीके से हम रनिंग टाइम के बेसिस पे बेटर निकालते हैं कि हमारा ये एल्गोरिथम बेटर है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।